हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पंचवर्षीय योजनाएं। ये तो आपको पता ही होगा कि इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण इस समय बन चुका है। किसी में पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी, और किसी में पूछ लेता है उसकी ग्रोथ रेट क्या थी, किसी में पूछ लेता है कि उसका उद्देश्य क्या था, या किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो आज हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसमें थ्योरी और फैक्ट बेस इसको करेंगे हम। और आप से वादा करता हूँ कि आपने अगर ये क्लास पूरी देख ली तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स में आया हो। तो आप इस क्लास को, जरूरी नहीं कि जो मैंने जो लिखा है कि इन्हीं क्लास के लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप जिस भी एग्जाम्स में जीएस पूछी जाती है उसके लिए क्लास को ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हम इसमें थोड़ा जो इसकी पुरानी हिस्ट्री है, योजना कहाँ से बननी शुरू हुई भारत में, वो देख लेते हैं हम। भारत में योजना 1929 में जो है यूएसएसआर, जो वर्तमान में हमारा रूस है, उसमें जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? ये स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। ठीक है। और भारत में जो है 1933 में एम विश्वेश्वरैया ने भारत में योजना की शुरुआत की थी। और एम विश्वेश्वरैया को जो है भारत में योजना आयोग के जनक के रूप में जाना जाता है। एम विश्वेश्वरैया की बुक है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया, ये इनकी बुक थी और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो इसको आप नोट कर लेना। आगे देखते हैं हम योजना समिति। यह कब योजना समिति की शुरुआत हुई थी भारत में, कब से शुरू हुई थी? ये 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। और जो इस समिति में जो हमारी योजना समिति थी, इसमें सलाहकार कौन बने थे? इसमें मेघनाथ साहा जो इसके सलाहकार बने थे। और योजना समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और जो योजना समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। हमसे सलाहकार भी पूछ लेता तो उसके सलाहकार मेघनाथ साहा को बनाया गया था। अब देख लेते हम केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी समिति हमारी क्या है? केसी नियोगी समिति के द्वारा ही योजना आयोग को 1950 में लाया गया था। ये हमसे पूछ लेता है कि योजना आयोग को किस समिति के द्वारा या किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था, तो ये केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और जो हमारा योजना आयोग था 1950 में ये लाया गया था। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष बने थे पहले, वो जवाहरलाल नेहरू जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इसमें यह था कि जो योजना आयोग होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा, वो देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। और जो इसके अंतिम अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी इसके जो है अंतिम अध्यक्ष थे। हम ये देख लेते हैं योजना आयोग को खत्म कब किया गया था। अभी तो हम इसकी शुरुआत देख लेते हैं कब शुरू किया गया, और हम ये भी देखेंगे ये कब खत्म जो है कब किया गया था और ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसको खत्म किया गया था। इसके पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और जो अंतिम उपाध्यक्ष के थे इसके जो है वो मोहनटेक सिंह आहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। आगे चलते हैं हम पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं हम। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं कितनी थी? जो हमारी टोटल पंचवर्षीय योजनाएं थी ये हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। अभी तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस समय आई थी, यानी किस सन में ये आई थी। ठीक है। बाकी अभी तो हम ये है डेट वाइज देख लेंगे इनको। और बाकी मैंने जो है इसमें इनको विस्तार से भी रखा है कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था और किस मॉडल पर आधारित थी। अभी हम देख लेते हैं इनका टेन्योर। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी हमारी 1951 से 1956 के बीच ये चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी है 1956 से 1961 तक ये चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जी थी हमारी, ये 1961 से 1966 तक चली थी। फिर इसमें जो है 3 साल का इसमें अवकाश आ गया था। और ये बताऊंगा मैं आपको कि ये अवकाश जो 3 साल ये अवकाश रहा था, इन 3 सालों में क्या क्या हुआ था देश के अंदर। ठीक है। जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से 1974 तक ये चली थी। और जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से 1978 तक चली थी। ये सबसे कम समय रखने वाली ये पंचवर्षीय योजना थी हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं हम अगली देख लेते हैं हम। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में जो है 2 साल गैप आया था इसमें, 2 साल का अवकाश आया था इसमें। और जो छठी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वह 1980 से 1985 तक चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी ये 1985 से 1990 तक चली थी। फिर 1990 के बाद में जो है 2 साल का गैप आया था, 91 और 92 तक ये गैप चला था। और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी, फिर लगातार कोई गैप नहीं आया था इसमें, डायरेक्ट चली थी हमारी पंचवर्षीय योजना। यानी कि हमारा जो गैप आया था
3 बार हमारा गैप आया था। पहला गैप हमारा 3 साल का था, बाद में 2-2 साल के 2 गैप आए थे। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी है 1992 से 1997 तक चली थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी है 2002 से 2007 तक चली थी। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक चली थी। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी ये 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन ये 2017 से चल नहीं पाई थी, इसको 2015 में ही खत्म कर दिया गया था। और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि इसको खत्म करने के बाद में इसके स्थान पर क्या लेकर के आया गया था। तो दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं कि विस्तार से जो हमारी पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। और दोस्तों मैं टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी के करा रहे हैं हम, तो आप उन क्लासों को भी देख के रहिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर को देखते हुए थ्योरी कवर की जा रही है, आप उससे नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारा इसका कार्यकाल था ये 1951 से 1956 तक चला था। इसमें देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का यह कृषि एवं यातायात पर यह आधारित थी, ये इसका उद्देश्य था। और जो इसका मॉडल था हैरोल्ड ओवन मॉडल पर यह आधारित थी। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है क्लास को कराने में, आपसे वादा कर रहा हूँ अगर आपने क्लास पूरी देख ली तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे पंचवर्षीय योजना से। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम जो ये है इसमें जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कार्य क्या क्या किए गए थे। 1951 में प्रथम जनसंख्या नीति लाई गई थी और यह भारत एवं विश्व की प्रथम जनसंख्या नीति लाई गई थी 1951 के अंदर। 1951 में भाखड़ा नागल बांध बनना शुरू हुआ था और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। भाखड़ा नागल बांध को ये 1951 में बनना शुरू हो गया था। और ये पूछ लेता हमसे क्वेश्चन में कि किस पंचवर्षीय योजना में ये बांध बनना शुरू हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट। और 1951 में ही सिकंदरी उर्वरक कारखाना बनाया गया था और ये कहाँ बनाया था, झारखंड के अंदर ये बनाया गया था। और 1951 में बंगाल के अंदर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गई थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी जो टारगेट ग्रोथ रखी गई थी ये 3.6% जो इसकी टारगेट ग्रोथ रखी गई थी। आगे देखते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो हमारा टेन्योर था ये 1956 से 1961 तक था। इसका उद्देश्य जो था ये उद्योगों में विकास करना था। हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप कर लेता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये उद्योगों में विकास इसका जो है ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। और जो ये इसका मॉडल भी हम सब अधिकतर पूछ लेता है ये पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आप जो है जो मेन पॉइंट है इनके, एक तो इनका टेन्योर ये कब से कब तक चली थी, और एक ये इनका उद्देश्य क्या था लाने का, और ये जो है किस मॉडल पर आधारित थी। आप इनको जो है अधिक याद करना, क्योंकि जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इस समय वह इन चीज़ों 2 से 3 चीज़ों से ही क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर। हम देख लेते हैं पीसी मालानोबिस को जो है सांख्यिकी जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं हम। और सांख्यिकी दिवस जो है यानी स्टैटिक्स डे यह 29 जून को मनाया जाता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो उद्योगों के विकास के लिए लाई गई थी, और जो इसमें हमारे लोह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। 3 लोह इस्पात कारखाने इसमें जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने थे। पहला बना था हमारा भिलाई, ये कहाँ बना था, झारखंड के अंदर ये बना था। और ये यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है उसकी सहायता से बना था। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूएसएसआर का जो विखंडन वर्तमान रूस है यह वर्तमान रूस कैसे बना था, इसको भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा जो बना था हमारा दुर्गापुर बना था। ये दुर्गापुर कहाँ बना था, पश्चिम बंगाल के अंदर बना था और ये ब्रिटेन की सहायता से बना था। तीसरा बना था हमारा राउरकेला, ये उड़ीसा के अंदर बना था और ये जर्मनी की सहायता से बना था। और दोस्तों आप इनको याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसकी सहायता से बने थे और ये कहाँ पर हैं और इनका नाम क्या था कारखानों का। इस योजना में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने इस क्लास में जो है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को रखा है। मैंने ये नहीं कि फालतू का सब इसमें भर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो ही लेकर के आया हूँ और जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद ही इस क्लास को लेकर के आया हूँ। तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं हम। इसका टेन्योर था 1961 से यह 1966 तक चली थी। और जो इसका उद्देश्य था हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का, ये कृषि और उद्योग पर यह आधारित थी। और जो इसका मॉडल था इसको जो है मॉडल सुखमय चक्रवर्ती या विलियम सैंडी मॉडल भी इसको कहा जाता है। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरी पंचवर्षीय योजना तो हमारे 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें जो है बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना जो है झारखंड के अंदर हुई थी। और ये यूएसएसआर वर्तमान रूस की सहायता से इसमें की गई थी। और जो हमारा
ये मैंने आपको बताया है कि जो भिलाई था हमारा, ये भी यूएसएसआर की सहायता से हुआ था। यूएसएसआर की सहायता से जो है हमारे बोकारो और भिलाई, इन दो की स्थापना की गई थी यूएसएसआर की सहायता से। इसमें देख लेते हैं हम, और 1962 में ही इंडो चाइना वॉर हुआ था, यानी अग्रेसिव, इसको जो अग्रेशन बोलेंगे, भारत चाइना युद्ध, अग्रेशन जो हुआ था ये 1962 के अंदर ही हुआ था। 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही। इसमें पूछ लेता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में हुई थी। और इसी समय जो है गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसमें हमसे पूछ लेता है कि वह कौन व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। आगे चलते हैं हम, इसमें वो देख लेते हैं जो सेकंड प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित लाल, वो दूसरे प्रधानमंत्री हमारे बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही मानसून कमजोर पड़ गया था। इसी समय पर जो मानसून कमजोर पड़ गया था, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। और आगे देखते हैं हम, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु, गुलजारी लाल नंदा को जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा को जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत के दोनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी। और 1966 में ही इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था, यानी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी। और 1962 में भारतीय रुपए का जो है पहली बार अवमूल्यन किया गया था, 1962 के अंदर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो हमारा यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ये 1962 में पहली बार अवमूल्यन किया गया था। और 1966 में जो है भयंकर सूखा पड़ा था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही ये सब काम हो रहे हैं। और यह हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे असफल योजना जो है कौन सी रही थी। ये हमारा एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है कि सबसे असफल योजना कौन सी रही थी। ये तो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी, क्योंकि इसमें इतने सारे ये काम हुए थे, इसलिए ये जो है असफल रही थी। आगे देख लेते हैं हम, इस योजना के बाद ही जो है हमारा टपकन का सिद्धांत आया था। तो दोस्तों बता दूं, ये टपकन का सिद्धांत जो है क्या होता है, अधिकतर टीचरों ने ये सिद्धांत पढ़ाया नहीं है, कुछ टीचर्स ने पढ़ाया, मैं लेकर गया हूँ आपके लिए। इसमें जो है इसका सिद्धांत जो ये कहता है कि अमीर पर कम कर लगाया जाए ताकि वह अधिक व्यय कर पाए और परिणाम स्वरूप नागरिकों को रोजगार मिले। ठीक है, अब हम देख लेते हैं योजना अवकाश हमारा कब आया था। योजना अवकाश जो है हमारा 1966 से 1969 तक ये आया था। और ये इसमें जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और उस समय जो आईसीएआर था हमारा, आईसीआर के डायरेक्टर जो थे एम एस स्वामीनाथन थे। और दोस्तों मैं बता दूं, इसमें एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और एम एस स्वामीनाथन को ही जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है 5 लोगों के साथ में। और यूएसए में जो है नॉर्मन बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक थे, कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है, और एक कृषि पर कार्य इन्होंने, ये इनका जन्म कहाँ, ये रहने वाले कहाँ थे, ये यूएसए के रहने वाले थे। और जो इन्होंने कृषि पर कार्य किया था, इन्होंने मैक्सिको के अंदर जो कृषि पर कार्य किया था। और उस समय जो है चावल की 2 किस्में चलती थी, जया और सुषमा नाम से ये चावल की 2 किस्में चलती थी। और गेहूं की जो किस्में चलती थी, इसको हमसे कभी एग्जाम्स में जो पूछ लेता है अधिकतर हमसे, HYVS की जो फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इसकी हमारी फुल फॉर्म हो जाएगी। कभी कभी यहाँ से एस हटा करके पी लगा देता, तो उसकी जगह हम प्रोडक्ट लगा देंगे। तो इसमें जो गेहूं की किस्म थी हमारी, 2 गेहूं की इसमें किस्म थी, एक तो हमारे कल्याणी और सोना। भारत ने जो है इन्हें नाम दिया था कल्याणी और सोना, गेहूं की 2 किस्में थी। आगे देख लेते हैं हम, 1966 में जो है जिंद में जो है इन किस्मों पर प्रयोग किया गया था। और यहाँ से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, उन्नत उपज किस्म वितरण कार्यक्रम जो है पंतनगर, जो पहले उत्तराखंड में पड़ता था, अब जो है ये नहीं, 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, अब ये वर्तमान उत्तराखंड में पड़ता है पंतनगर। यहाँ से उन्नत उपज किस्म किस्म वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और ये प्रयोग कहाँ किए गए थे, ये 1966 में जिंद में इसे प्रयोग किए गए थे। संपूर्ण विश्व में जो है खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी इस कारण। और विलियम गोल्ड ने जो हरित क्रांति नाम दिया था। दोस्तों मैं इसमें बता दूं आपको, जो हरित क्रांति नाम दिया था ये विलियम गोल्ड ने नाम दिया था, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, हरित क्रांति के भारत में जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में जो है पंतनगर से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो वर्तमान उत्तराखंड के अंदर है। पहले ये सन 2000 से पहले जो है ये उत्तर प्रदेश में होता था। आगे चलते हैं हम और आगे देख लेते हैं, हरित क्रांति आंशिक रूप से सफल जो रही थी किन किन राज्यों में सफल रही थी। पहला राज्य था हमारा पंजाब, हरियाणा
और यह उत्तर प्रदेश राज्यों में सफल रही थी। हरित क्रांति से अमीर एवं गरीब के बीच में फासला हुआ था। दोस्तों मैंने इस क्लास में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं, मैंने इसमें फालतू की चीज़ नहीं रखी है जिससे कि आप बोरिंग हो। इसमें सिर्फ फैक्ट हैं जो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्लास को पूरी देखना और कमेंट जरूर करना क्लास आपको कैसी लगी, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। हम देख लेते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो इसका कार्यकाल था ये 1969 से 1974 तक था। इसका उद्देश्य जो था ये, इसका उद्देश्य पूछ लेता हमसे कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। तो ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो उद्देश्य था ये आत्मनिर्भरता था। और ये मॉडल इसका कौन सा था? एलन माने, अशोक सूद्र या गडगिल फॉर्मूला, ये इसके जो है मॉडल पर ये आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो है उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे, जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, एल के झा इसके गवर्नर थे। दोस्तों इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था और कितनी बैंकों का हुआ था, और दूसरी बार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और कितनी बैंकों का हुआ था, और उस समय जो है कितनी सार्वजनिक बैंक थी हमारी। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं। और इसी दौरान 19 जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और यह राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण था। तो हम इसमें हमसे क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी प्रथम चरण का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था। तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि 19 जुलाई 1969 में ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, और ये कितनी बैंकों का था? ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो इसमें हमारे सार्वजनिक बैंक थे, ये 12 सार्वजनिक बैंक हो गए, बैंकों की संख्या जो हो गई थी वो 12 हो गई थी, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या होता है, मतलब राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है? तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है कि धन में असमानता को दूर करना, ये इसलिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसी योजना के चलते 1971 में जो है बांग्लादेशी आज़ादी युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है। और इस कारण बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या आई और सर्वाधिक महंगाई हुई। और जो इसमें अस्थिरता आई थी इस योजना के अंदर, क्योंकि लोगों ने इसमें पलायन कर लिया था। अस्थिरता के कारण स्थिर देश की ओर इन्होंने पलायन कर लिया था, क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग थे वो भारत की ओर शरणार्थी बन के आने लगे थे इसी योजना में। तो आगे देख लेते हैं हम। हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका टेन्योर था हमारा 1974 से 1978। ये कब सबसे कम समय चलने वाली, बाकी योजना जो हमारी 5 साल चली थी, लेकिन ये हमारी 4 वर्षीय योजना हमारी चली थी। इसका उद्देश्य हमारा क्या था? इसका उद्देश्य था हमारा गरीबी का उन्मूलन। हमसे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर लेता है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन था, यानी गरीबी को दूर करना था। तो यह हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और जो इसका हमारा मॉडल था, इसका मॉडल अधिकतर पूछ लेता है, डीपी धर मॉडल पर यह हमारी आधारित थी। 1974 में ही गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको नोट कर लेना कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था। ये तो ये 1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया था। इसी योजना के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का गठन किया गया था। और जो पहली ब्रांच इसकी खुली थी, जिसकी पहली ब्रांच 1975 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोली गई थी। और ये दोस्तों हमारे मुरादाबाद में ही खोली गई थी। और ये बैंक मैंने देखी है कहाँ पर ये खोली गई थी, मतलब छोटी सी बैंक थी, ज़्यादा बड़ी बैंक नहीं है ये, उस समय जो खोली गई थी। अब भी इसका स्ट्रक्चर है वहाँ पर। तो आगे देख लेते हैं हम। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 50% हिस्सेदारी केंद्र की ओर, जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, इनमें 50% हिस्सेदारी केंद्र की होती है और 15% हिस्सेदारी राज्य की होती है, और जो 35% हिस्सेदारी होती है वो स्पॉन्सर बैंक की होती है। कौन बैंक जो है इसको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब जो किस बैंक के अंतर्गत ये ग्रामीण बैंक आ रहे हैं। जैसे प्रथमा में ग्रामीण बैंक हो गया, एसबीआई की शाखाएं हो गई, आईसीआईसीआई बैंक की शाखाएं हो गई, एचडीएफसी की शाखाएं हो गई। तो ये 35% जो हिस्सा होता है, जो बैंक इनको चला रही होती है, उनका होता है। आगे देख लेते हैं हम। 1975 में ही 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण ने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है, यह यहाँ हम रीट नहीं होगा, ये याचिका डाली थी, क्योंकि ये चुनाव में यहाँ पर इनको लगा था कि हेरफेर हुआ है। तो उसके बाद ही जो है बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया था। 1977 में जो है जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया था। ये 1977 में शुरू किया गया था। 1978 में ही जनता दल के नेता, यानी जनता दल किसके द्वारा बनाया गया था? नानाजी देशमुख के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जनता दल के नेता मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये 1978 में प्रधानमंत्री बने थे। और यह सब अब तक के सबसे बुजुर्ग सबसे बुजुर्ग व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाले थे ये। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है मात्र 4 साल ये रही थी। और गुरनाई मेडल ने कहा था कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, ये
इनका कथन इनके द्वारा जो कहा गया है कि गुरनाई मेंडल ने कहा था विकासशील देशों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ एक ढकोसला है। ये इनका कथन अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लेता है। 1978-80 के बीच में ही रोलिंग प्लान को लाया गया था। इसमें हमसे पूछ लेता है कि रोलिंग प्लान कब आया था। 1978-80 के बीच में 2 साल का जो गैप था हमारा, ये रोलिंग प्लान को लाया गया था। आगे देख लेते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना हमारी क्या थी, इसका कार्यकाल हमारा कितना था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमारा 1980 से 1985 के बीच में था। इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इसका उद्देश्य हमारा क्या था, आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति इसका उद्देश्य था। दोस्तों आप जो इसमें अधिकतर जो याद करने वाली चीजें हैं उनको मैं टिक करके चल रहा हूँ, क्या क्या आपको इसमें और देखना है। इंपॉर्टेंट चीज तो मैं इसमें सभी लेकर गया हूँ, लेकिन जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो इनका उद्देश्य और मॉडल और इनका टेन्योर आप अधिकतर याद कर लेना और आप इनको नोट कर लेना। जो इनका मॉडल था हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये मॉडल था इसमें। और इसमें अगला देख लेते हैं हम पॉइंट, द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण जो था, पहला चरण जो हुआ था वो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके हुआ था। तो उसमें हमारी जो है 12 सार्वजनिक बैंक बनाई गई थी। दूसरा जो हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हमारा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था और इसमें ऐसे बैंक जिनका वार्षिक लेन देन जो है 200 करोड़ से अधिक था, उन बैंकों का जो है, और ये कितनी बैंकें थी हमारी 1980 में किया था, ये हमारी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले चरण में 14 बैंकों का हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम जो है 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली चरण में जो किया गया था वो 14 बैंकों का किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पुटअप कर लेता है। आगे देख लेते हैं हम और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। हमसे इसकी स्थापना पूछ लेता है नाबार्ड की, और अधिकतर नाबार्ड की जो है फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो नाबार्ड की हम फुल फॉर्म देख लेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो नाबार्ड का हेड क्वार्टर है वो हमारा कहाँ पर है, ये मुंबई के अंदर जो है नाबार्ड का हेड क्वार्टर है। और जो वर्तमान में हेड है नाबार्ड के वो केवी साहजी जो है इसके वर्तमान में हेड है नाबार्ड के। ठीक है, 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी और इसके चेयरमैन जो थे के रीड इसके चेयरमैन थे। और जो एग्जिम बैंक की हमारी फुल फॉर्म जो थी हमारी, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसकी फुल फॉर्म थी हमारी। और जो इसके पहले जो चेयरमैन थे वो के रीड इसके जो चेयरमैन थे। इसकी स्थापना 1982 में ही की गई थी और 1982 में ही इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। यहाँ से दोस्तों ये जो स्लाइड है आपको कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको जो है नोट कर लेना। और इसी समय सर्वप्रथम ग्रामीण विकास दर पर जो है जोर दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं आगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो हमारा कार्यकाल था ये 1985 से 1990 के बीच इसका कार्यकाल था। और जो इसका उद्देश्य था, हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजी रोटी और उत्पादकता हमारा इसका उद्देश्य था। और 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसका वर्तमान नाम है इस योजना का, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया। और ये किस सरकार में किया गया है, ये नरेंद्र मोदी सरकार में इसका जो नाम चेंज किया गया। 1986 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1986 में। और जो इसमें जीडीपी ग्रोथ थी हमारी 6% इसमें जीडीपी ग्रोथ रखी गई थी। 1991 में जो है एलपीजी को अपनाया गया था। दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा कि एलपीजी क्या है और ये इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे, और जिन्होंने देश को, यहाँ पर हमारा देश जो है बहुत खतरे में चलाया गया था और किसने हमारे देश को इस खतरे से बाहर निकाला था। तो इसमें हम देख लेते हैं एलपीजी की हमारी फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव को जो है भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है। और उस समय जो वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, देश के ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और यह वित्त मंत्री भी रहे हैं। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ये है हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा आरबीआई का कौन सा गवर्नर है जो बाद में देश का प्रधानमंत्री बना। तो हमारा यहाँ से ये मनमोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम योजना अवकाश जो आया था ये 1992 और 92 के बीच में आया था। और क्योंकि इसके बाद में कोई भी अवकाश नहीं आता, फिर हमारी योजना जो वो डायरेक्ट ही चली थी। ठीक है, 1988 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ से सेबी, नाबार्ड ये इंपॉर्टेंट है हमारे, इनको आप याद कर लेना और नोट कर लेना। ठीक है, 1988 में। और ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, यहाँ से नोट करना है इसको हम, ये फेरवानी समिति की सिफारिश पर आई
इसकी स्थापना की गई थी सेबी की। सेबी की फुल फॉर्म हमसे पूछ लेता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे चलते हैं हम। और हिंदी में जो इसको कहा जाता है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में कहा जाता है। और जो इसका उद्देश्य क्या था, हमारा सेबी का उद्देश्य है, यह योजना का उद्देश्य नहीं, ये हमारा सेबी का उद्देश्य है, निवेशकों को सुरक्षित रखना, यह इसका उद्देश्य है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो एक्ट आया था, जो इसकी स्थापना तो हमारी जो है 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1988 में इसकी हमारी सेबी की स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। और जो इसका एक्ट आया था ये 1992 में इसका एक्ट आया था। और ये एक हमारी वैधानिक या सांविधिक संस्था है। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, सांविधिक संस्था है। इस पर ध्यान देना आप, ये वैधानिक या संवैधानिक सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसको जो है एक विधेयक के द्वारा विधेयक पारित करके इसको जो है बनाया गया है, यानी कि एक्ट ला करके इसको बनाया गया है, ना कि संविधान में संशोधन करके इसको बनाया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। ये 1992 से 97 में इसका कार्यकाल रहा है। दोस्तों जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं उन चीज को मैंने आपको विस्तार से कराया है। और जो आगे की हमारी योजना है वहां से उनका टेन्योर, उनका उद्देश्य क्या क्या रहा था वही पूछा जाता है। वो आगे की इतनी जो विस्तार से बताया जाए इतना नहीं था, वो सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट को रखा। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य था हमारा स्थिरता के साथ विकास और मानव विकास, और यह सबसे सफल योजना रही थी। हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे असफल योजना जो रही थी, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही थी। और जो सबसे सफल योजना रही थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही थी। आगे देख लेते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो ये 1997 से 2002 के बीच में चली थी। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ जो है विकास करना और समान अवसर तथा महिला सशक्तिकरण पर इसमें जो है ध्यान दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। आगे देख लेते हैं हम। इसमें हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था ये 2002 से 2007 तक यह चली थी हमारी। और इसका उद्देश्य था समावेशी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। और जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2007 से 2012 तक चली थी। और इसका उद्देश्य था हमारा तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। और इस योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर हमारी प्राप्त हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ से क्वेश्चन SSGD 2024 में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी क्या कहती है। इसका जो टेन्योर था ये 2012 से 2017 तक था, लेकिन ये 2017 तक नहीं चली थी। जो इसका हमारा उद्देश्य था ये तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके उद्देश्य को लेकर के। और ये पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी ये 2015 में भी समाप्त कर दी गई थी। 2015 में इसको समाप्त करने के बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई थी इसके स्थान पर। और नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करना। और आप जिस भी एग्जाम्स में GS पूछी जाती है उस एग्जाम्स के लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। ये तो आपको पता है कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार दोस्तों मेहनत के लिए शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।